Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar Verma and you are watching GS Tales. GS Tales के इस न्यूज एंड शॉर्ट एनालिसिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आई एम रियली सॉरी कि इतने दिन बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन इसका रीज़न था थोड़ी तबीयत नासाज थी, अच्छा नहीं फील कर रहे थे, इसलिए बहुत अच्छा तो अभी भी नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। मे बी की एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन रहे, बट आई नो आप लोग कोऑपरेट करेंगे। ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए, जैसे आपको पहले से पता है, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं यहाँ से उठाता हूँ। उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं जिसको डिस्कस किया जाता है, और लास्ट में वन डे एग्जाम स्पेशल्स, इसमें कुछ और भी कंटेंट एनरिच करने का प्रयास मेरा रहेगा। फिलहाल थोड़ी तबीयत में बेहतर हो जाए उसके बाद, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ एंड दैट इज़ पिकिंग द वॉच डॉग। एक्चुअली ये पुरानी न्यूज़ कह सकते हैं, पिछले वीडियो में जो मैंने कवर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था, कमेटी बनाई थी, हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को चूज करने के लिए। तो उसी में कहा गया है कि इससे क्या होगा जब उसमें CGI भी आ गए उस कमेटी में, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर होते हैं या लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, इन 3 लोगों की कमेटी से जो रिकमेंडेशन होगा, उससे क्या होगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो फ्रीडम है, जो उनकी स्वतंत्रता है, वो ज़्यादा ही सुनिश्चित हो पाएगी। तो कुल मिला के इसमें यही कहा गया है, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन ना करते हुए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बस हाँ, इसका एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं जिसमें आपको रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये अभी पिछले साल का ही सवाल है, UPSC मेन से पूछा गया। इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, आप उसे देख के उस पे इस पे आंसर लिख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल इंडिया। बहुत ही एक सेंसिटिव भी है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव ये आर्टिकल हो सकता है अगर इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। जो ये कहना चाह रहा है उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे से हो पाता है तो कह रहा है कि क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन रूरल इंडिया। एक एक शब्द पे ध्यान देना ज़रूरी है। रूरल इंडिया में क्लीन एनर्जी की ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो रूरल इंडिया को चलाएं, है ना, खाना बनाने से लेके आपके खेती में सारे काम करने तक, उसके लिए अगर ग्रीन एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको DRE इसमें कहा गया है, का उपयोग किया जा सके, वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। उसके लिए क्या हुआ कि अभी एक जो सीव करके है, सीव एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि एक रिपोर्ट निकाला है ना, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग शुरुआती 13,000 क्लीन टेक एडॉप्टर्स में से मोर देन 80% आर वुमेन, ठीक है। मतलब कि जो 13,000 लोग क्लीन एनर्जी के टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं लिवलीहुड के लिए, उसमें से 13,000 तो या उससे ज़्यादा वुमेन हैं। लाइक सोलर रेफ्रिजरेटर्स टू सिल्क रीलिंग मशीन्स, है ना, बायोमास के आधार पर बने हुए कोल्ड स्टोरेज, बल्क मिल्क चिलर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जीज इज ट्रांसफार्मिंग वुमेन्स लिवलीहुड एट द ग्रास रूट। ऑब्वियसली ग्रास रूट लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन वुमेन का होता है, मैन का उतना नहीं होता है। वुमेन घर संभालती हैं, घर के सारे कामकाज देखती हैं, जिसी की बेस पे ये हो पाता है कि मेन जो है बाहर काम करने जा पाते हैं, चाहे माइग्रेंट वर्कर्स हों या फिर जो सिटी के लोग हों जो बाहर कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में काम करने जाते हैं। तो आधार तो उनका ये होता है कि ग्रास रूट लेवल पे जो वुमेन लिवलीहुड के लिए करती हैं। तो अगर अगर सोचने वाली बात ये है कि अगर उस लेवल पे वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर पाएँ अपने सारे काम के लिए ना, तो मतलब कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हम ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उतना ध्यान भी नहीं दिया जा सकता। हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं लगातार,
बहुत ट्रांसपोर्टेशन से जो धुआं निकलता है उसकी बात करते हैं, है ना। लेकिन ये जो रूरल लेवल पे, जो देहाती लेवल पे, गाँव लेवल पे ये जो इमिशन होता है उसका उतना ध्यान नहीं दिया जाता। उसको ध्यान दें तो उससे रूरल पॉपुलेशन का हेल्थ, उनका वेल्थ, है ना, एंड पर इन्वायरमेंट का वेल्थ, जो हेल्थ, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो उसके बारे में ही ये कहा गया है, कुछ डेटा है इसमें कि बाय 2030 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी 30 मिलियन वुमेन ओन्ड एमएसएमईज। 2030 तक लगभग 30 मिलियन एमएसएमईज ऐसी होंगी जिसमें मालिकाना हक वुमेन का होगा, जिससे कि लगभग 150 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है। अब ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी वाली टेक्नोलॉजीज़, उसके वो लगभग $50 बिलियन का मार्केट अपॉर्चुनिटी इंडिया में क्रिएट करती हैं अकेले अपने दम पे। ठीक है। तो सोचा जा सकता है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ये रूरल इंडिया को कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। और उससे भी खास बात क्या है कि वुमेन आर एट द कोर ऑफ दिस ट्रांजिशन ना। तो इससे वुमेन का एम्पावरमेंट भी होगा, रूरल इंडिया का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और एनर्जी जो होगी वो ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट की जाएगी। तो एक साथ कई काम हो रहे हैं, बोलते हैं ना, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब कैसे करेंगे इसको। ठीक है। कैसे, अब ऑब्वियसली इंडिया का जो है सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उतना कंडूसिव, उतना सूटेबल नहीं है फॉर वुमेन लेड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि लिविंग द एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली वुमेन अडॉप्टर्स, जो सक्सेसफुल वुमेन्स हो गई हैं ना, जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया है, उनके एक्सपीरियंस को और आगे लोगों तक फैलाया जाए, लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है। और उन्हें, चूँकि ये ऐसी चीज़ें होती है, थोड़ा करेज शो करना पड़ता, थोड़ा नॉवेल्टी लिए होती हैं, और स्टार्टिंग में नई टेक्नोलॉजी कोई भी उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। जनरली क्या है कि जनरल पब्लिक जो है वो अप्रीहेंड करती है, इसके हेजिटेट करती है, हिचकिचाती है। वुमेन के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ ऐसी रही है कि वो तो और भी ज़्यादा हेजिटेट करती हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है कि इस टेक्नोलॉजी का जो है मतलब एडवर्टीजमेंट करना है, उसको, उसके एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना है, और कुछ ऐसे चैम्पियंस या एजेंट्स बनाने हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकें ना। तो जिससे क्या होगा, इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और लोकल लेवल पे जब एक्सपीरियंस होता है तो आदमी उसमें बिलीव कर पाता है। हाइपर लोकल इवेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, इन सारी चीज़ों की ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। बात वही है कि जब लोकल लेवल पे आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो उस पर ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया जाए, हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक ऐसे ही जगह पे ऐसा इवेंट कराया गया जिसमें प्रचार प्रसार हो रहा था ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का। इसमें उसी ऑन द स्पॉट 200 वुमन ने लगभग 7 टाइप के एप्लियंसेस ऑन द स्पॉट बुक कर लिए। ठीक है। अब उनको समझ में आया, उसमें से इंक्लूड थे जैसे सोलर शेविंग मशीन हो गया, मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जब उनको समझ में आता है और सामने सामने लाभ दिखता है, और उसका मतलब खाली ऐसे नहीं कि हवाई बातें हों, तो डेमोस्ट्रेशन जब अच्छे से होगा और बिलीव कर पाएंगे वो। ठीक है। कुछ ऐसे एम्बेसडर्स को लिया जाए, कुछ ऐसे मतलब प्रभावी व्यक्तियों को लिया जाए, सक्सेसफुल लोगों को लिया जाए, जिसके थ्रू बिलीव आ पाए, तो डेफिनेटली वो इसे अडॉप्ट करेंगे। तीसरा, इनेबल इजी फाइनेंस टू परचेज प्रोडक्ट। ऑब्वियसली क्योंकि शुरू में ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ महंगी लगती है, अनबिलीवेबल लगती हैं ना, रिस्की ज़्यादा लगती हैं, तो फाइनेंस की समस्या ज़्यादा आती है। तो उसके लिए हमें ईजिली फाइनेंस अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे इकोनॉमिक क्वेश्चंस में आप अक्सर इसको ऐड कर सकते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज मतलब क्या होता है? जैसे बैकवर्ड में हो गया कि जो प्रोडक्शन के लिए इनपुट चाहिए होगा, ठीक है, लोकल लेवल पे आपका लेबर हो गया या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ जाएगी, इनपुट रिसोर्सेज, उन सबको आप बैकवर्ड सपोर्ट में ले सकते हैं।
और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज का मतलब है कि प्रोडक्शन तो हो गया, ठीक है, अच्छे लेवल प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, लेकिन उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसका लेवल कैसे बढ़ाया जाए, उसको स्टेट लेवल, स्टेट से फिर नेशनल लेवल, फिर नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए। जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जो मार्केटिंग का काम है, वो सारी चीज़ें वो फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज में आएंगी। तो इसकी ज़रूरत है ऑब्वियसली। इसको मतलब बड़े लेवल पे सक्सेस बनाने के लिए इन सारे लिंकेजेस की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक पॉलिसी कन्वर्जेंस होना चाहिए ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। कोई प्राइवेट संस्था इतनी आसानी से ऐसे रिस्क नहीं ले सकती है ना, उसका प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव होता है। तो ऐसे सोशल वर्क या सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेना वो शुरू में मतलब प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी पहुंच और उनका स्केल बड़ा होता है, लंबा होता है, और उनका ट्रस्ट लेवल होता है वो भी अच्छा होता है। तो इसलिए वो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इसमें, इसको एक्सपेंशन में, ठीक है। ये चीज़ें थी। और पहले भी तमाम अदर प्रोग्राम चाह रही मिनिस्ट्री, जैसे कि हो गया स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशंस पे हो गया, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, हुनर हाट लगता है दिल्ली में, ठीक है। हुनर हाट में क्या होता है कि आप जो है लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको, उसकी प्रदर्शनी लगती है, तो उसका क्या होता है कि उनकी उनकी जो वैल्यू बढ़ जाती है, और उससे उनको जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। तो उसी के साथ उसी की कड़ी में ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जीज़ के थ्रू बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी इस आर्टिकल में। इस पर एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, एकदम एप्टली सुटेबल है। One of the intended objective of Union Budget 2017-18 is to transform, energize, and clean India. Analyze the measures proposed in the budget 2017-18 to achieve the objective। 2017 का सवाल है, लेकिन यही कहा गया है कि ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप जो है डिस्कस करें, एनालाइज करें। तो ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली रूरल इंडिया के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जाइज ऑब्वियसली एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल से ट्रांसफ़र होके क्लीन एनर्जी पे आ जाते हैं, और क्लीन इंडिया तो होगा ही होगा। इंडिया का वैसे भी 60-65% जो पॉपुलेशन है वो रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड कर रही है, फ़िलहाल एग्रीकल्चर पे 65-55% के आसपास। तो अगर वहाँ पर क्लीन एनर्जी के सोर्सेस हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स के स्थान पे, डेफिनेटली इंडिया भी क्लीन होगा। तो हालांकि और भी फैक्टर्स हैं इस सवाल में, आप ऐड कर सकते हैं, है ना, बड़े बड़े लेवल के जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। लेकिन फिर भी ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये आर्टिकल था, ये बहुत ही एप्टली सुटेबल होता है इस क्वेश्चंस के लिए, इसलिए मैंने इसे पिक किया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कूनो नेशनल पार्क अनसुटेबल टू होस्ट ऑल 20 चीतास, नॉट इनफ प्रे से साइंटिस्ट। इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे सबसे पहले सवाल मतलब दिमाग में यही चीज़ आया कि क्या आप शिकारी खुद शिकार हो जाएंगे। अर्थात चीता तो शिकारी आता है, शिकारी के कैटेगरी में आता है ना, हंटर के कैटेगरी में आते हैं, किलर। लेकिन उनके लिए पर्याप्त शिकार ना होने की वजह से वो खुद शिकार हो रहे हैं। मतलब शिकार, खाना नहीं मिलेगा तो खाने की ना मिलने की वजह से ही मर जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अभी आपको पता, पिछले सितंबर 2022 में नामीबिया से आए थे 8 चीता, 8 चीता लेके आए गए थे, और अभी फिर फरवरी में 12 चीता और लेके आए साउथ अफ्रीका से। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया है इन सब चीज़ों को। लेकिन फिर सिर्फ लाने की ही बात मेन नहीं है, मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है उनके खाने की बात। उनको खाने की व्यवस्था पर्याप्त है कि नहीं है। अभी कहा जा रहा है कूनो नेशनल पार्क में, जिसमें कि जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें लाए गए हैं 20 लोग, उसमें पर्याप्त प्रे नहीं है, पर्याप्त शिकार नहीं इनके लिए, ठीक है। तो अब क्या सजेस्ट किया जा रहा है कि मुकंदरा टाइगर रिजर्व एक है राजस्थान में, उसमें कुछ चीता को शिफ्ट कर दिया जाए। अराउंड 15 के आसपास की क्षमता है यहाँ कूनो नेशनल पार्क में, 15 को होस्ट करने की क्षमता है। तो 5-7 जो है और एक्स्ट्रा होंगे, उनको मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भेज दिया जाए।
तो इसी के बेस पे ये आर्टिकल है। अब इसमें हम थोड़ा ये देखेंगे कि चीता की IUCN स्टेटस क्या है, ठीक है, और एशियन अफ्रीकन में थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे, इनका एक्सटिंक्शन कब हुआ, ये सब सारी चीज़ें। तो अगर देखा जाए तो 1947 में ये एक्सटिंक्ट नहीं थे, ठीक है। 1948 में आखिरी बार जब चीता इंडिया में देखा गया था, लेकिन 52 तक आते आते 1952 में क्या हुआ, इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि फिर उसके बाद से कोई चीता देखा नहीं गया, ठीक है, एशियन चीता जो इंडिया में थे। अभी कुछ 40-50 के आसपास एशियन चीता ईरान में हैं, लेकिन सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। ये लाइन आप खास तौर से ध्यान दें, UPSC अक्सर ऐसी चीज़ों पे पूछती ही है, तो हमें लगता है कि नहीं ओनली कैसे हो सकता है, लेकिन ओनली इन ईरान एशियन चीताज आर फाउंड ओनली इन ईरान, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है। जो अभी यहाँ पे इंडिया पे आ रहे हैं ये अफ्रीकन चीता हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हैं, नामीबिया से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, तो वो अफ्रीकन चीता हैं, ठीक है। तो 1952 में एक्सटिंक्ट हुए। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। एक्चुअली पिछली बार सितंबर में जब ये लोग लाए गए थे, तो आई थिंक मोदी जी के बर्थडे के दिन इनको लाया गया था, 8 चीता जो नामीबिया से लाए गए थे। तो सोच सकते हैं कि मोदी जी का कितना इंटरेस्ट है चीता को यहाँ पे दौड़ाने का, ठीक है। और थोड़ा इस आर्टिकल से मैंने कुछ खास पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, उसको देख लेते हैं। कुल्लू नेशनल पार्क तो MP में है, जिसमें 20 चीता लाए गए हैं, पता है, अभी बताया गया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, क्या पता कुछ क्वेश्चन अब आर्टिकल्स में आया है, न्यूज़ में आया है, तो पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। UPPCS या UPSC में तो खास तौर से पूछा ही जा सकता है। मुकुंदरा एक भारी भरकम सा नाम नहीं लग रहा? राजस्थान में बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़ी नाम है ना, राजा महाराजा ऐसा कुछ होते ही है, जनरली राजस्थान से ही होते हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी कुछ भारी भरकम सा नाम लग रहा है मुझे जो इस तरीके से याद है, मुकुंदरा को मैं ऐसे ही याद करता हूँ कि मुकुंदरा का नाम बड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, मुकुंदरा, तो इसलिए वो राजस्थान में पढ़ना चाहिए। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, ऐसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। आई होप कि आपको भी ये दिमाग में एग्जाम तक तो टिकेगा ही, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। ये सब मैंने डिस्कस कर ही लिया कि 8 चीता नामीबिया से, 12 साउथ अफ्रीका से कब लाए गए थे, ठीक है। आखिरी जो चीता मरा था वो साल फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में 1948 में, ठीक है। और 1952 में जाते जाते फिर नहीं कुछ देखा गया तो उसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कि यहाँ इंडिया में नहीं थे। चीता के कुछ और फैक्ट क्या हैं, ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीसीज, सबसे पुराने हैं ये ना, बिग कैट में जो सब लायन आते हैं, और आपका क्या बोलते हैं इसको, वो आता है, चीता ही आता है, पैंथर हो गए, तो ये सारी चीज़ें, टाइगर आपका जो नेशनल एनिमल है, ये सबसे पुराने उनमें से, लगभग 8.5 मिलियन ईयर्स पुराने, ठीक है, इनके एंसेस्टर्स हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड, लगभग 7,500 के आसपास है। उसमें से एशियन चीता तो बस वही 40-50 के आसपास है, जो सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर स्टेटस पूछा जाएगा IUCN का, रेड लिस्ट रिकग्नाइज चीता एज वल्नरेबल स्पीसीज, ठीक है। ओवरऑल पूछा जाएगा तो वल्नरेबल में कहेंगे, लेकिन अगर कैटेगराइज करके पूछता है, एशियाटिक चीता जो होते हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि 40-50 हैं ऑब्वियसली, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ही आएंगे। बहुत इसमें कुछ बहुत कठिन नहीं याद करना। उसमें लगभग 7,500 के आसपास हैं एशिया अफ्रीकन में, तो अभी वल्नरेबल में है, ठीक है। चीताज हैव लॉस्ट 90% ऑफ देयर ग्लोबल हैबिटेट, 90% तो इन्होंने अपना जो आवास खो दिया है, बस वही 8-10% के आसपास अपने प्री हिस्टोरिक रेंज में वो रह रहे हैं, ठीक है। इनके जो विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों ने इनका शिकार किया और इनके हैबिटेट को ख़त्म कर दिया, इनके रहने के स्थान को ख़त्म कर दिया। और इनको क्या पता है, टाइगर हो गया या जो है लायन हो गया, इसके कंपेरिजन में इनको लंबी जगह चाहिए रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो अपना प्रे होता है, जो इनका शिकार होता है, उसको बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको लंबा जगह चाहिए ताकि ज़्यादा दूर तक घूम घूम के शिकार कर सकें। तो उतने बड़े भी नहीं हो, तो देख रहे हैं आप क्यूट से लग रहे हैं, छोटे छोटे से, तो इनके शिकार को मतलब बहुत देर तक ये अपना होल्ड नहीं कर पाते हैं, कोई दूसरा भी जानवर इनसे छीन सकते हैं, जैसे बड़े बड़े जो भी कैट्स हैं, ठीक है।
तो इसलिए इनको ज़्यादा लंबी जगह चाहिए, और लंबी जगह चाहिए तो उतना हैबिटेट उनके लिए मिल नहीं पाया है। इंसान जो है उसको धीरे धीरे कब्जा कर लिए, वहाँ घूमने फिरने लगे, हंटिंग करने लगे, तो इस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। देख लेते हैं, अभी मैंने जो कंपेरिजन किया था, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और इसमें क्या क्या है, चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा, कैटल, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। लेपर्ड भी हैं कुछ, है ना। स्ट्रिप्ड हाइना आर द ओनली लार्ज कार्निवोर्स विद द नेशनल पार्क, लेकिन अब चीता भी आ गए हैं, उसमें कोई एक टाइगर भी रहता है। थोड़ा डिफरेंस शायद पूछा जा सकता है यूपीएससी में, काफ़ी हॉट टॉपिक है, 2022 से ही चला आ रहा है, ठीक है। इस बार के प्रीलिम्स में चाहे पीसीएस का हो गया या यूपीएससी का हो गया, दोनों में पूछा जा सकता है। जैसे कि IUCN स्टेटस एशियाटिक चीता का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो वहीं अफ्रीकन का वल्नरेबल है, ठीक है। 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित कर दी गई इंडिया में। कुल 40-50 हैं ओनली इन ईरान में पाए जाते हैं। ये 6,500 से 7,000 के आसपास वाइल्ड में हैं अफ्रीकन चीता, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये इनकी साइज जो है कैरेक्टरिस्टिक में देखा जाए तो स्मॉलर एंड पेलर देन द अफ्रीकन चीता। हालांकि साइज डजेंट मैटर इन द केस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस, स्टिल आपके जानने के लिए, जबकि अफ्रीकन चीता जो होते हैं वो बड़े होते हैं कंपेरेटिवली, एशियाटिक चीता से थोड़े से बड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों का कलर में भी हल्का हल्का सा डिफरेंस है ना। बाकी और कुछ है नहीं, इतने से काम हो जाएगा। चाइना सेज बॉर्डर शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस, कॉल्स फॉर रिज्यूमिंग डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया। ये आर्टिकल इस बारे में है, अभी G20 की मीटिंग चल रही है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, इंडिया के पास मौका है, इंडिया की प्रेसिडेंसी है, तो अपने एस जयशंकर साहब ने लपेट लिया चाइना के जो बॉर्डर इशू है। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के बारे में ख्याल रखना चाहिए, इसका अननेसेसरी उस पर कब्जा नहीं करना चाहिए या उस पर इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो उसी पे चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर का मुद्दा है, बॉर्डर की इशू है, इस मुद्दे को सही जगह पे उठाना चाहिए, ना कि G20 जैसी जगह पे नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये मुद्दा ऐसे न्यूज़ में आ गया है तो डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है उसको डिस्कस करें। तो पिछले कई सालों से डोकलाम का मुद्दा हो गया, लद्दाख का मामला हो गया, तवांग का मामला हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब, फिर उसके बाद डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, आर्मी का और झड़प आपस में, ये सारी चीज़ें चलती ही आ रही हैं और टेंशन लगातार बॉर्डर पे बनी रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच ना हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो इकोनॉमिक टाइज है किस तरीके से उससे अफेक्ट हो रही हैं, और जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्लियर कट ना होने की वजह से, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशंस हों, इवन इंटर कंट्री लेवल पे, अपने देश के लेवल पे पॉलिटिकल सिचुएशन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे तो रहती ही हैं। चाइना लगातार अपनी इकोनॉमी का ख्याल रखता है, वो उसका तो स्ट्रेटजी है कि बॉर्डर पे कुछ भी हो रहा हो, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन विद द बॉर्डर इश्यूज़, इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए US चाइना का मतलब बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं दोनों आपस में, इंडिया चाइना भी बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं आपस में। बॉर्डर इशू इनके लगातार चलते रहते हैं, और चाइना और अमेरिका तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं एक दूसरे को जैसे कि दोनों एक दूसरे कितने कट्टर दुश्मन हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें हमें भी देखने की ज़रूरत है। अब हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, जो मैकमोहन लाइन है वो क्लियर कट डिसाइड नहीं है कोई, ठीक है। तो उसकी हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा हो पाए कि जल्दी जल्दी क्लियर कट बाउंड्री डिसाइड हो, ताकि हमारा जो ध्यान है वो बॉर्डर इशू से हट के अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हो पाए, ठीक है। अब चाइनीज स्ट्रेटजी क्या क्या रहती है, कैसे वो अपने पड़ोसियों को परेशान करता है, इंच बाई इंच उसकी जो स्ट्रेटजी है, जिसमें क्या करेगा, वो पहले मतलब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा अपने पड़ोसी के बॉर्डर पे, जैसे कि इंडिया में,
आगे आ गया लद्दाख में, फिर कहता है कि नहीं, अगर इंडिया उस पर मतलब बातचीत का पेशकश रखती है, प्रस्ताव रखती है, तो कहता है कि ठीक है, हम बातचीत को तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर द डायलॉग्स, बट द स्टेटस को विल बी, वो जहाँ पे हम हैं वही स्टेटस को रहेगा। ठीक है, मतलब एक बार क्या हड़प लेते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं कि यहीं से बात आप डिसाइड करेंगे, ये नहीं कि पहले से। तो फिर वहाँ से बात का स्कोप ही कहाँ बचता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यही कि बॉर्डर पे कुछ भी हो जाए, इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ट्रेड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेड बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, चाइना इस तरीके से इंडिया को टिकर करता रहता है, और हमें भी उससे थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, बॉर्डर पे इश्यूज होते हैं, बॉर्डर पे इशू इतना कर, पर फिर भी हमारा जो ट्रेड है दोनों के बीच में, वो हम मतलब क्यों नहीं उसको उससे इम्पैक्ट कर पाते, उससे प्रेशर क्यों नहीं डाल पाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है आत्मनिर्भर भारत पे ज़्यादा काम करें, है ना। हालांकि इंडिया उसके लिए काफ़ी कुछ कर भी रहा है, जैसे कि हो गया, आप देख सकते हैं टनल बन रहे हैं बॉर्डर पे, है ना, हाईवेज बने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ द्वारा। ठीक है, और एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि बॉर्डर विलेज जो है उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे सर्विलांस डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं, है ना। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ हमें और भी, जो हम ट्रेड पे जैसे जो हमारी डिपेंडेंसी है, जैसे कि क्या हो गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अक्सर आप सुनते होंगे। ठीक है, एपीआई के नाम पे वो हम वहाँ से मंगाते रहते हैं। तो एपीआई हो गया आपका, एंड और भी चीज़ें हैं, जैसे सोलर पैनल्स वहाँ काफ़ी सस्ते हैं। ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें खुद अपने लेवल पे आत्मनिर्भर होकर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, लोकल लेवल पे। इसके लिए इंडिया ने एक स्कीम शुरू भी किया है, डिजाइन इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, उसके थ्रू क्या है कि जो प्रोड्यूसर, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप अपने लेवल पे अपने कंट्री में ही प्रोडक्शन करें, ताकि जो है चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म की जा सके। ठीक है, क्योंकि क्या है कि मतलब मिलिट्री लेवल पे तो हम मतलब हमारे ये सैनिक हैं, वो उनको उठा उठा के पटकते ही हैं, चीर देंगे फाड़ देंगे वाला काम करते ही हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक लेवल पे है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। उनका साइज छोटा होने से आप जो है आप इकोनॉमी पे कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, चाइना पे डिपेंडेंसी आपकी कम हो, है ना। तब बात बनेगी। आप देख लीजिए, आज कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया, मोबाइल में कित सारी जितनी भी कंपनीज़ मोबाइल की हैं, स्मार्टफ़ोन्स की हैं, सब वही चाइनीज़ हैं। और चाइनीज़ नहीं भी हैं तो जो उसके अंदर की जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, या और भी रूटर्स हैं, वो सारी चीज़ें, सारी टेक्नोलॉजी वही चाइना से है। तो पहले आप वहाँ पे डिपेंडेंसी ख़त्म करिए, फिर उसके बाद जो है तब बॉर्डर पे हमारा जो कंट्रोल होगा, बॉर्डर इश्यूज़ पे बात करने का, वो बेहतर हो पाएगा। ठीक है, कुल मिला के यही सब क्रक्स था। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। हमारी अब नॉर्मल स्टेट ऑफ टाइज एंड रिलेटेड इंडियाज़ पोजीशन, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। देख सकते हैं कि बॉर्डर, ये रिसेंट टाइम्स में एक ऐसा वो इमेज मुझे मिला था, जिसमें आपको तीन लेवल पे तीन लेवल पे डिस्प्यूटेड एरिया दिखाई दे सकते हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट में है, जो मैकमोहन लाइन है ना, अरुणाचल प्रदेश को, पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही चाइना अपना क्लेम करता है, ईस्टर्न सेक्टर जिसको बोलते हैं। सेंट्रल सेक्टर में क्या है कि आपका वो हिमाचल प्रदेश है एंड उत्तराखंड है। ठीक है, 545 किलोमीटर के एरिया है, वहाँ पे भी काफ़ी डिस्प्यूटेड साइट्स आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो लद्दाख वाला एरिया, जो वेस्टर्न सेक्टर में आता है। ठीक है, अक्साई चीन का इलाका। तो एक चीज़ और यहाँ से देखने वाली बात है कि जो ईस्टर्न सेक्टर है, सबसे सबसे बड़ा जो डिस्प्यूटेड रीजन है, एरिया है, वो वेस्टर्न सेक्टर है 1750 किलोमीटर के साथ। फिर उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर है, फिर सेंट्रल सेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ था। टेरिटोरियल डिस्प्यूट को एक और बेहतर फिगर के साथ आपको देखने को मिलेगा इसमें। मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ये वाली।
एंड यहाँ से फिर उसके बाद हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही चाइना क्लेम करता है अपना। और ये सारे डिस्प्यूटेड एरियाज इधर आप देख सकते हैं। ये जो एरिया चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है 1962 से, वही है। फिर उसके बाद ये एक एरिया ये भी है जिसको कि पाकिस्तान ने चाइना को दिया, पीओके से चाइना को दिया हुआ है। तो ये सारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं जिसको कि इंडिया को और चाइना को बातचीत करके सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन तो बहुत ही ऑब्वियस से तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एक बहुत सुटेबल क्वेश्चन जो हमें मिला, चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड surplus as tools to develop potential military power status in Asia. In light of this statement, discuss its impact on India as per the neighbor. 2013 में सवाल पूछा गया था, लेकिन करंट आर्टिकल को देखते हुए ये टोटली रिलेवेंट लग रहा है। मतलब वो अपना इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस जो है उसको एज ए टूल यूज़ करता है। ठीक है, ऐसा टूल यूज़ करता है जिससे कि वो मिलिट्री पावर स्टेटस अपना जो एशिया में है उसको मेंटेन कर सके, उसको बढ़ा सके। ठीक है, वही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस किया कि इंडिया को पहले इकोनॉमिक एंड ट्रेड लेवल पे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है, डिपेंडेंसी चाइना से ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है मिलिट्री पावर का जो स्टेटस होगा इंडिया का वो भी अपने आप ही बढ़ जाएगा, वो बॉर्डर इशूज़ अपने आप ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट देखिए मैंने ये एकदम एग्जैक्टली यही इशू डिस्कस किया है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। ठीक है, समझ लीजिए कि आपकी इस क्वेश्चन का पूरा आंसर इसके पहले डिस्कस किया गया है, आप उसको लिखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत तो इसमें है ही है। ठीक है, यूएस CDC probe into cough syrup deaths in the Gambia pins blame on Indian manufacturer। इसमें क्या है कि इंडिया से गैम्बिया में कफ सिरप की कुछ दवाएं गई। ठीक है, कुछ बच्चे उसको मतलब पीते हैं, कफ सिरप को लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें से काफ़ी बच्चों की जान चली जाती है। फिर क्या है, फिर US लेड एजेंसी है कोई CDC करके, और गैम्बिया की सरकार ने भी, और उससे पहले WHO ने भी जो आरोप लगाया है कि ये गलत तरीके की दवाएं इंडिया की फार्मा कंपनीज ने हमको भेजी हैं। अब इससे क्या होता है, ठीक है, कहने को तो इंडिया भी कह रहा है कि नहीं ये पॉलिटिकली हमें बदनाम करने की साजिश है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये, लेकिन फिर भी जो चीज़ें उसमें जांच में पाई गई हैं, है ना, वो उन सब चीज़ों को हमें खुद से ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि अगला आदमी कोई कंप्लेन करे तभी। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो छवि है, जो भारत की छवि होती है, भारत की छवि एक तो ये है कि फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, लेकिन वो छवि जो है वो बहुत धूमिल होती है। अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि हम जेनेरिक दवाएँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी सस्ते में पहुँचा पाए, और आपने देखा वैक्सीन हम अच्छे से लगा पाए। ठीक है, वैक्सीन के मामले में हम काफ़ी आगे रहे। तो वो सारी चीज़ें उनके बेस पर हम ये कहे जाते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी कि यहाँ की दवाएँ, ठीक है, यहाँ की दवाएँ जाके अगर बुरी तरीके से अफेक्ट करेंगी, यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, तो जो है फिर वो जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का हमको तमगा मिला हुआ है वो छिन जाएगा। उस तमगे से फ़ायदा बहुत होता है। ठीक है, ऐसा खाली तमगे की बात नहीं है, उस तमगे से हमारा फ़ायदा इतना ज़्यादा होता है, जैसे फिर ट्रस्ट बढ़ता है ना, अदर कंट्रीज़ का ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ उनके यहाँ इंडिया से अच्छी दवाएँ, क्वालिटेटिव वाली दवाएँ और सस्ते दाम पे कम कम पैसे में मिल जाती हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम होगा। ठीक है, और ट्रस्ट और भी बिल्डअप होगा। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे अदर प्रोडक्ट का जो के बारे में जो क्वालिटी का असेसमेंट होगा वो बेहतर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर देखने वाली बात ये भी है कि
अफ्रीका की कंट्री है गैम्बिया। इसको आपको इस पर मार्क करना चाहिए। आपके होमवर्क के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको जो है मैप पे ज़रूर मार्क करें। ऐसी ऐसी कंट्री जो अक्सर मैप में वाले बेस्ड क्वेश्चन पे पूछी जा सकती हैं। तो क्या होगा कि अफ्रीका एक बहुत ही मतलब पोटेंशियल इकोनॉमी ऐसी है, अब इकोनॉमिक मार्केट ऐसा है जो कि इंडिया हो गया या चाइना हो गया या इवन यूएस सब आग गड़ाए बैठे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा ऐसा कुछ रिपोर्ट आता है और उस पर फ्रिक्वेंट क्विक एक्शन नहीं होता है, तो फिर क्या है, जो हमारा जो स्कोप है वहाँ पर उस इकोनॉमी को कैश करने का, उस मार्केट को कैश करने का, अफ्रीका को जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना तो ऑलरेडी कितना ज़्यादा हैवी इन्वेस्ट कर रहा है ना, डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू वो बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है अफ्रीका में। यूएस भी अब ध्यान देना शुरू कर दिया है। इंडिया को भी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट्स आए तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और जो है ताकि ज़्यादा छवि धूमिल ना हो पाए, ज़्यादा छवि खराब ना हो पाए और हमारा इसको फ्यूचर में बना रहे। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन फिर भी देखने वाली बात ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो है। जब क्या प्रोडक्शन लेवल एक्सपोर्ट लेवल पे हमारा मतलब दवाएँ जाती हैं, तो कहा जाता है कि कहीं न कहीं वहाँ पर जो रेगुलेशन का जो स्तर होता है, वो कहीं न कहीं कम होता है। ठीक है? आपको देखिए मैं अब इसमें बता देता हूँ, जो एग्ज़ैक्टली जो जैसे-जैसे वो आरोप लगे हैं। ठीक है? इसमें हो गया आपका डाइएथिलीन ग्लाइकॉल ये चीज़ और एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है? इसको बोलते हैं डीईजी या और ईजी। ये जो मेन दवा है, दो इंग्रेडिएंट है उस सिरप का। ठीक है? इसकी वजह से क्या हुआ, एक्यूट किडनी इंजरी AKI ये चीज़ हुई, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई। ठीक है? तो CDC रिपोर्ट ने अभी कहा है, इसके पहले भी यूएस ने कहा था और उसके और पहले WHO ने ऐसा आरोप लगाया था। ठीक है, कि डीईजी एंड ईजी जो हैं ये 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स ऐसे हैं जो थोड़े सस्ते हैं ना, तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनीज क्या करती हैं कि सस्ते बट घटिया इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर लेती हैं, जिसकी वजह से हेल्थ पर काफ़ी नुकसान पड़ता है ना। तो हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और शॉर्ट टर्म में फ़ायदा ना देखते हुए लॉन्ग टर्म बेनिफिट का हमें सोचना चाहिए। इंडिया ने कहा कि हम भाई ये तो मतलब गलत आरोप है हम पे, और हम चाहते भी हैं कि हम एक टीम भेजें जो गैम्बिया में जाके वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करे। हालांकि गैम्बिया ने मतलब अलाउ नहीं किया, लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं तो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ है ही। तो उस चीज़ को हमें खुद से देखने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या हो कि हमारा क्वालिटी बेहतर है। उसके लिए हमारे पास क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का एक एक्ट है, तो इसी के थ्रू 1945 में रूल्स भी बनाए गए थे। ठीक है, जो ये कहता है कि इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का जो रेगुलेशन होगा वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत होगा। इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि सेफ़ रहे, इफेक्टिव रहे एंड कंफर्म टू स्टेट क्वालिटी स्टैंडर्ड की दवाएं रहें। ठीक है, जो क्वालिटी उनका अच्छा रहेगा, स्टैंडर्ड लेवल की क्वालिटी रहेगी, तभी वो इंडिया में सेलिंग के लिए जाएंगी। अच्छा, ये लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू ही लाइसेंस इशू किया जाता है। आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी जैसी मेडिसिन जो बनती हैं उनके लिए लाइसेंस इसी एक्ट के थ्रू इशू किया जाता है। हालांकि अब इस पर एक चीज़ आप ज़रूर कह सकते हैं कि इतना पुराना नियम है 1940 का, क्या इसमें अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, है ना। 80-85 साल हो रहे हैं धीरे धीरे, तब का नियम और अब आपके माहौल में, आपके इन्वायरमेंट में सब कुछ काफ़ी कुछ चेंज है, डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। और उसी एक्ट के अंतर्गत है बनाया गया सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CDSCO, ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के कंडक्शन के लिए। ठीक है, ड्रग का कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए और इम्पोर्टेड ड्रग्स के ऊपर कौन सी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करना, और ऑल ओवर इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी हो इन इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का। तो ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत।
अब हम चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ, जिसमें इंडिया स्कोर 74.4 इन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन लाइफ साइकिल ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है, वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 करके, ठीक है। इसमें इंडिया को 74.4% स्कोर मिला है, अर्थात डिस्टिंक्शन से बस 0.6 मार्क्स रह गए, ठीक है। डिस्टिंक्शन नहीं मिला, नहीं तो 75% हो जाता, डिस्टिंक्शन मिल जाता, लेकिन कोई नहीं। हम तो इसमें यही कहा गया है कि 100 के स्कोर में इंडिया ने 74.4 का स्कोर किया है। हालांकि जो साउथ एशियन रीजन का जो ओवरऑल स्कोर है वो है 63.7%, तो उससे तो इंडिया ने ज़्यादा ही किया है। लेकिन देखने वाली बात ये है ना कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारी कंट्रीज़, तो क्या हम इनसे तुलना करेंगे। उसमें भी नेपाल का जो स्कोर है वो अराउंड 80 के आसपास है, तो उसका तो इंडिया से बेहतर ही है ना। तो ये रिपोर्ट जो है ये कहती है कि इंडिया में वर्किंग वुमेन की जो पोजीशन है वो अनइक्वल है विथ मेन व्हेन इट कम्स टू पे एंड पेंशन। जब उनके पेमेंट और पेंशन की बात आती है तो वो मेन के इक्वल नहीं है। इसके लिए हमें कानून बनाने की ज़रूरत है। कानून के थ्रू जो है हम पीछे हैं इसमें। फिर इसके बाद कंपेरिजन किया गया है कि साउथ एशियन का जो एवरेज है उसमें हम थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन फिर भी जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जिसके पास कुछ 14 कंट्रीज़ के आसपास है, जिसमें वो 100 का 100 स्कोर कर रही हैं। मतलब इसका मतलब ये है उनका जो मेन एंड वुमेन के का पेमेंट एंड पेंशन फॉर इक्वल वर्क है वो बराबर है, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो उस चीज़ की हमें भी ज़रूरत है, हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वुमेन जो हैं इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे पाए, है ना। अभी क्या हुआ, बीसीसीआई ने, इंडिया का जो क्रिकेटिंग बोर्ड है बीसीसीआई ने अभी वुमेन एंड मेन दोनों क्रिकेटर्स के लिए इक्वल सैलरी अनाउंस किया है, ठीक है। हालांकि इससे पहले ये सबसे पहले जो काम करने वाला कंट्री है वो है न्यूजीलैंड, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लेकिन बीसीसीआई ने भी किया है तो ये एक अच्छी बात है। फिर भी चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो या जो है प्राइवेट लेवल पे हो, अभी भी ये सिस्टम है नहीं, ठीक है। एक तो मतलब इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे एक इशू है। दूसरी चीज़ है सेम वर्किंग कंडीशंस नहीं है। वुमेन जो हैं रात में काम नहीं कर सकती हैं, उनके लिए उतनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है ना। और भी इशू हो जाते हैं कि शादी से पहले शादी के बाद का जो मुद्दा हो जाता है, ठीक है। बच्चों की केयर करने के लिए फिर उनका जो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। फिर अभी तो पेन लीव की बात आई थी, एंड जो उनके लिए ऑलरेडी होता ना कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू 6 महीने की छुट्टी, मतलब वो भी पेइंग लीव होती है। तो वो सारे इश्यूज जो हैं जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर नीचे है, ठीक है। तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वुमेन का परफॉर्मेंस उस बेस पे है कि नहीं है। जैसे अगर क्रिकेट टीम की तुलना किया जाए तो जो मेन का जो रेवेन्यू कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा है कंपेरेटिव टू वुमेन टीम। लेकिन दोस्त यहाँ मेन बात रेवेन्यू की है ही नहीं, बात ये है ना इक्वल वर्क की है। वो भी तो 50 ओवर का मैच खेलती हैं, वो भी T20 मैच ही खेलती हैं, तुम भी T20 मैच खेलते हो, मेन और वुमेन दोनों खेलते हैं, तो काम तो सेम कर रहे हैं ना, काम सेम कर रहे हैं, इसलिए वेजेस सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। मुद्दे की गंभीरता यही है, ये नहीं है कि हाँ कौन कितना कमाता है, कौन किस हिसाब से कर रहा है। काम तो सेम कर रहे हैं, सेम काम का सेम जो है उनको सिला मिलना चाहिए। अभी आप देखिए हमारे यहाँ इशू तमाम है, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए कहीं भी, वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अपने इंडिया में तो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ही ऐसी है वुमेन के लिए, तो उनको डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं। अगर बॉलीवुड में भी देखा जाए तो कई बड़े बड़े एक्टर ऐसे हैं
जो 100-100 करोड़ फीस डिमांड करते हैं। लेकिन वहीं अच्छी खासी एक्ट्रेस भी हैं जो उनको मतलब लगभग 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ 20 करोड़ इसी में ही दे के सलटा दिया जाता काम। ठीक है, तो ये चीज़ देखना। अभी पिछले आर्टिकल में जो मैंने महाराष्ट्र का एक आर्टिकल वो शुगर बेल्ट वाला कवर किया था, जिसमें कहा गया था कि फिजिकल, फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसमें। तो उसमें भी होता है कि जो मेन होते हैं मुकदम उनको ज़्यादा पैसे देता है, उनका वेजेस ज़्यादा होता है, वीमेन का कम होता है। तो ये सारी इश्यूज़ तो हैं हमारे साथ। ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। वही सब चीज़ें हैं। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ। ठीक है, वुमेन बिजनेस एंड लॉ, ये वाला जो आप रिपोर्ट देखते हैं इसको याद करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस, वाह ये तो अच्छा है। वर्ल्ड बैंक में WB है, वुमेन बिजनेस में भी WB है। ठीक है, तो WWB अब आप बोलेंगे नहीं इसको, वुमेन बिजनेस वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है, जिसमें ये इशू उठाया गया है कि इंडिया का जो स्कोर है वो काफ़ी नीचे है, तो हमें इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई ही कि आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ 14 ऐसी हैं जिन्होंने 100 स्कोर किया, जिसमें का बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जो हमारा सबसे लास्ट सेगमेंट होता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्रीलिम्स बहुत फास्ट अप्रोच कर रहा है, पास आ रहा है। वन डे एग्जाम्स स्पेशल, जिसमें सबसे पहले पॉइंट्स हैं आपके द गान नगाई ऑफ द जेलियांगरोंग कम्युनिटी सेलिब्रेटेड इन मणिपुर, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आफ्टर हार्वेस्टिंग। इसमें याद करने वाली बात बस इतनी है कि द गान नगाई जो फेस्टिवल है वो मणिपुर का है। ठीक है, एवरी ईयर आफ्टर हार्वेस्टिंग सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे याद करेंगे? मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, लाई हरोबा करके एक फेस्टिवल होता है ना, जो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसके लिए आप ये चीज़ देखें कि लाई हरोबा AOBA करके है, इसमें लाई है LAI। ठीक है, और इसमें है नगाई, तो लाई नगाई दोनों मणिपुर में है। मिला के मेरे कहने का इतना मतलब है कि अगर आपको लाई हरोबा नहीं पता हो तो भी पता हो जाना चाहिए कि मणिपुर का है, और गान नगाई ये भी मणिपुर का है। ठीक है, मुझे इस तरीके से चीज़ें याद होती हैं तो मैं इसे ऐसे देखता हूँ, बाकी आपके ऊपर है कैसे याद करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग हो गए हैं, सबसे ज़्यादा समय तक PM रहने वाले। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर वॉज अपॉइंटेड द स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन। मैथिली ठाकुर के तमाम गाने आपने सुने होंगे, है ना। आई थिंक ये कहाँ बिहार से हैं या झारखंड से, ऐसे कुछ, या फिर शायद छत्तीसगढ़ से। तो उनका वो गाना आपने सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी ले मुझसे नैना मिला के। तो उनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। उड़ीसा वन द UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर जागा मिशन। तो इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, उड़ीसा का ये जागा मिशन है जिसने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का जीता है। 5T इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट। 5T क्या होता है? 5T मतलब होता है टीम वर्क, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड टाइम लिमिट। ठीक है, तो उसमें उसके अंतर्गत उड़ीसा को ये UN का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है।
आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस बार उधर अक्टूबर में खेला गया था, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया फाइनल में, ठीक है। और हुआ कहाँ था? मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंग्लैंड ऐसी पहली टीम बनी जिसने लगातार 50 ओवर का वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों जीता, ठीक है। तिमोर लेस्टे टू बी 11th मेंबर ऑफ एशियन कंट्री। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एशियान में करंटली 10 मेंबर हैं, लेकिन तिमोर लेस्टे जो है वो 11वां मेंबर बनने वाला है, ठीक है। अभी उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, लेकिन उसको फुल स्टेटस मिल जाएगा। तो 2022 का जो एशियन का समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? नॉम पेन में, कंबोडिया में। ये भी याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अगला जो स्लाइड है वो है 17th प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। अच्छा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया कब जाता है? तो ये दिया जाता है 9th of January एवरी 2 ईयर, ठीक है। पहले हर साल दिया जाता है, लेकिन अब बाइनियल दिया जाता है, तो हर दूसरे साल दिया जाता है, ठीक है। तो अभी 2023 में ये दिया गया 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। क्यों दिया जाता है? वही महात्मा गांधी जी जब आए थे साउथ अफ्रीका से लौट के भारत, तो इसी के उपलक्ष्य में ये दिया जाता है। 27 इंडियंस लिविंग ओवरसीज हैज़ बीन चूजन। 27 इंडियंस को दिया गया जो कि जिनके की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए, चाहे वो इंडिया में चाहे अब्रॉड हो। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रवासी भारतीय हैं तो सिर्फ अब्रॉड जो उनका अचीवमेंट होगा उसी के लिए, इंडिया में भी उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो तो उसके लिए भी उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। इट विल प्रोवाइड यूजफुल इनपुट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, IESH। जगदीप धनकर अटेंडेड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। 2022 के अक्टूबर में जो कतर में हुआ था, तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, इंडिया के जगदीप धनकर जी ने अटेंड किया था। अब जगदीप धनकर कौन है? तो ये 2019 से 22 तक तो वो रहे थे बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे, ठीक है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गया था उनका कार्यकाल। ऑब्वियसली अक्सर ही सुनाई देखा जा रहा है कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बात नहीं बन रही है, लेकिन करंट टाइम पे क्या है, ये वाइस चेयरमैन, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। अच्छा, जगदीप धनकर जी के बारे में एक खास बात ये है कि पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के जो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है। तो जवान टाइप के हैं थोड़े से। तो इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी फीफा वर्ल्ड कप का अटेंड किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें फर्स्ट 3 रैंक जो है ब्लैंक है, उस पहला 3 स्थान किसी को नहीं दिया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में चौथा स्थान डेनमार्क को है, इंडिया को 8वां है। अच्छी बात है, ये 8वीं पोजीशन पे है, तो इंडिया मतलब क्लाइमेट चेंज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, कैन, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। 2 में तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, तो आप इसको याद करें। इंडिया एम्स टू कट स्पेंडिंग ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी टू 3.7 ट्रिलियन रुपीज़ इन द फिजिकल ईयर फ्रॉम अप्रैल, डाउन 26% फ्रॉम दिस टू रीन इन अ फिजिकल डेफिसिट दैट बैलून ड्यूरिंग द। कहने का मतलब ये है कि फूड और फर्टिलाइजर पे जो कोरोना के दौरान ढेर सारा खर्चा किया गया था ना, फ्री का राशन बांटा गया था, अब उसकी जो सब्सिडी हो उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से 3.7 ट्रिलियन रुपीज़ का कम करने वाली इंडिया इस साल अप्रैल से। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन इनिशियल आउटले ऑफ 19,744 करोड़ फॉर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का बस इतना मतलब था कि आपको पैसे गिनाना नहीं तक 17,744 करोड़ दिए गए हैं, बल्कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताना था, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी के बेस पे बना है, ठीक है। तो ये ग्रीन एनर्जी है और बहुत ही इफ़िशियंट एनर्जी है, बहुत ही मतलब सुटेबल है आपके ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन ये 2022 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी है। ग्रीन हाइड्रोजन ये होता है ना जिसको कि ग्रीन तरीके से हाइड्रोजन मतलब
हासिल किया जाए, पाया जाए। ठीक है, तो कैसे पाते हैं? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी के हाइड्रोलिसिस से ही जब हम हाइड्रोजन कलेक्ट करते हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करिए, बहुत ही इफ़िशियंट फ्यूल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव फ्यूल है, और आपका फॉसिल फ्यूल्स का एक बहुत ही तगड़ा रिप्लेसमेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें ये इस स्लाइड में थी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू। आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।